अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड कॉन्सेप्ट को टेस्ट करूं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हल्का फुल्का टेस्ट करूं और आपकी हल्की फुल्की रिपोर्टिंग टेस्ट करूं। इस सवाल की थीम ये है कि इसमें आपको एसेट, लायबिलिटी और प्रॉफिट के ड्राफ्ट बैलेंसेस दिए हुए, यानी अभी वो फाइनल नहीं है, और ये आपसे पूछा गया है कि अगर आप ये सारी एडजस्टमेंट्स पार कर लें तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को पार करने के बाद आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसेट्स क्या हो जाएंगे और आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी। इससे आपकी ऑल टुगेदर रिपोर्टिंग भी टेस्ट हो जाएगी। सही जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज आप मुझे पॉज करके जो आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है इसको रीड करके पहले खुद से सॉल्व करें और फिर इस वीडियो को देखिएगा। मैं इसको रीड कर लेता हूं। रिक्वायरमेंट कहती है कैलकुलेट करें revised balance of asset, liabilities and profit after tax as would appear in the financial statements after incorporation of the above adjustments। यानी यहां पे लिख के देता है पहली एडजस्टमेंट में, और पहली एडजस्टमेंट से पहले ऊपर की इंफॉर्मेशन रीड कर लो। हबीबी लिमिटेड which is engaged in several businesses including rental of buildings has the following balances appearing in the financial statements ऑन 31 दिसंबर 2023। यानी ये बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2023 के। तो यानी आपने 31 दिसंबर 2023 यानी 2023 की अकाउंटिंग करनी है और एजेड पे आपने बैलेंसेस देखने और प्रॉफिट देखना है कि क्या आएगा फॉर द ईयर का। पहली एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं। एचएल ने ग्रांट रिसीव किए 100 मिलियन की एक प्लांट परचेस करने के लिए, वो भी फेब 2022 में। यानी ये बात कब की हो रही है सर? ये बात हो रही है आपकी ऑल टुगेदर पिछले साल की, क्योंकि आप अभी मौजूद हैं कहां पर सर? ऑल टुगेदर अपने 2023 में। आगे अच्छा, अब ये जो मिला है आपको ग्रांट और ये प्लांट परचेस करने के लिए, वो प्लांट भी ऐसे कि भाई जो कि ड्रग बनाएगा, जो कि वेरियस मेडिसिन में यूज होगा। कंडीशन ये लगाई गई है कि भाई जो ग्रांट मिली है आपको, सही है, वो उससे उस पीपी से आप मैन्युफैक्चर करेंगे 6 मिलियन यूनिट्स ऑफ ड्रग अगले 3 सालों में, और अगले 3 सालों में आपने नहीं किया तो यहां पे ये आपकी कंडीशन ब्रीच हो जाएगी। और देखना हमें यह है कि क्या ये रीपेएबल इन फुल है या रीपेएबल प्रोपोर्शनेटली है। बट अगेन ये बात तो तय हो गई है कि ये जो ग्रांट रिसीव हुई है ये रिलेटिंग टू एसेट है, वो भी डेप्रिशिएबल एसेट। आगे, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ग्रांट इज रीपेएबल प्रोपोर्शनेटली। तो आप ये देखिएगा, द एसेट वाज परचेज्ड and installed at a cost of rupees 150 million and was operational on 29 Feb 2022 यानी पिछले साल। The useful life of plant was 15 years, depreciated a straight line method जिसकी residual value कुछ भी नहीं है। It was anticipated that the company will sell all goods till November 1, 2024। एंटिसिपेट किया गया था उस वक्त कि नवंबर 1, 2024 तक ये सारे गुड्स बना के बेच देगा वो ड्रग्स। तो अगर हम देख लें, गिनती कर लें, तो 2022 से लेके आप देखें 23, 24, 25 यानी 25 तक आपको ये बेचने। ये कह रहा है कि नवंबर 2024 तक ये कार्यक्रम मैं कर लूंगा। तो जब वो कह रहा है कि नवंबर तक ये कार्यक्रम हो जाएगा तो ये एंटिसिपेशन है कि ये कंडीशंस मीट कर लेगा। तो इसने डेफर्ड ग्रांट इनकम को रिकॉर्ड करके इनकम रिकॉर्ड करना शुरू कर दी होगी। कैसे की होगी अभी आप वो करेंगे और फिर हम देखेंगे। इसके बाद एचएल सोल्ड 3 मिलियन यूनिट्स टू द गवर्नमेंट बाय 31 दिसंबर 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 तक ये बेच चुका है। एट ईयर एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स the management shifted its focus to manufacture other products and anticipated a target for manufacturing the drugs will be achieved till जनवरी 1, 2026। यानी अब वो कह रहा है 2026 तक कहानी जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि जब ये मैंने ग्रांट रिसीव की है तो यहां पे मैं अगर ये कहूं, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया तो ये इसलिए नीचे आ गया, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ग्रांट रिसीव डेट क्या है सर? वो है आपकी फेब 1, 2022। सही जी, फेब 1, 2022। और आप ये कह रहे हैं कि सर आपका प्लांट जो ऑपरेशनल हुआ है वो कब हुआ है? फेब 29, 2022 पे। तो आपने ऑल टुगेदर कंडीशंस जो मीट करनी है, कंडीशंस जो मीट करनी है वो कहां तक करनी है? 3 सालों में ना। तो आपने कहा फरवरी 2023,
फरवरी 2024 और फरवरी 2025, यानी 29 फरवरी 2025 तक की आपकी कहानी है। अगर इस टेन्योर के अंदर ये मीट हो गया, दैट इज कॉल्ड 3 इयर्स स्पैन, तो आपकी ग्रांट रीपेबल नहीं है। पर अब अगर मैं यहां पे देखूं कि 31 दिसंबर 2023 पे आके वो कह रहा है कि अब ये कंडीशन मीट होगी जनवरी 1, 2026 में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अब 3 ईयर स्पैन नहीं रहा, ये अब 3 ईयर स्पैन नहीं रहा। तो सर जब ये 3 ईयर स्पैन नहीं रहा तो हम इस पे काटी लगा देते हैं, तो अब ये हो गई है कंडीशंस ब्रीच, एंटिसिपेटेड ब्रीच। तो जब सर एंटिसिपेटेड ब्रीच हो चुका है तो क्या मैं इसको अपने पास रखूं या रिवर्स कर दूं? सर रिवर्स कर दूंगा। तो अब आए देखते हैं कि हमें करना क्या है इसके अंदर ऑल टुगेदर। तो ये क्योंकि ऐसी बात है आपने ये वापस करनी पड़ेगी, तो प्लीज यहाँ पे फोकस होके देखिएगा। इधर मैंने ये कहा कि सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जब ग्रांट रिसीव हुई होगी 29 फरवरी, मैं यहाँ पे एंट्रीज के लिए थोड़ा सा हिसाब किताब सेट कर लूं। हाँ जी, तो हमने कहा Feb 1, 2022, तो Feb 1, 2022 को आपने कहा कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से भाई? आप सवाल में गए, आपने कहा 100 मिलियन रिसीव हुआ है। सही है जी, 100 मिलियन आपको क्या हुआ है जी? रिसीव हुआ है। हमने कहा हमने एक ये एंट्री बना ली। सही है जी। फिर आपने Feb 29, 2022 पे कैश क्रेडिट किया होगा और पीपी डेबिट किया होगा। ये हो चुका होगा, हाँ, कीप दिस इन योर माइंड, ये हो चुका होगा। कितने का पीपी परचेज किया भाई आपने पीपी परचेज किया है यहाँ पे 150 मिलियन का। सही जी। आगे देखते हैं, ये कहानी हो चुकी है लास्ट ईयर। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई HL रिकॉर्ड्स द ग्रांट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड, नो एंट्री हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड इन करंट पीरियड, यानी इस साल कोई एंट्री नहीं बनी है, मतलब लास्ट ईयर की एंट्रीज बन चुकी हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है कि इट इज एंटिसिपेटेड टारगेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स विल बी अचीव टिल जनवरी 1, 2026, यानी यहाँ पे कंडीशन ब्रीच होने की इंडिकेशंस आ चुकी हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ। चलिए जी, हमने ये कहा कि सर अब अगर मैं ऑल टुगेदर एक काम ये करूं कि मैं पहले वो एंट्री बना रहा हूं जो बन चुकी है ना, तो हमने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2022 तक आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया होगा और प्लांट को क्रेडिट किया होगा। इस 150 मिलियन को 15 से डिवाइड करके, क्योंकि 29 फरवरी को ये रेडी हुआ है, तो आपने कहा कि भाई 2 महीने कटा दो, तो आप 10 महीने का डेप्रिसिएशन बुक कर लो, दैट इज 10। सही है जी। मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग भी कर लेता हूँ। 150 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 ओवर 12, यही होना चाहिए। अच्छा, ये हमने यहाँ पे 12 ओवर 12 कर दिया, अच्छा हुआ देख लिया, वरना सारा हिसाब किताब आउट हो जाता है। अच्छा, आप क्योंकि आप डेफिल मेथड के ऊपर हैं, तो आपने फेयर वैल्यू मेथड के अंदर डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट किया होगा और ग्रांट इनकम को क्रेडिट किया होगा। ऐसा ही है। तो आपने कहा वो कितने से किया होगा भाई? जैसे जैसे आपके एसेट के पैटर्न है लाइफ का, तो आपने इसको 15 से डिवाइड किया, सही है जी, इनटू आपने 10 किया और डिवाइड बाय 12 किया, तो ये 6 आ गया। इसको हम एप्रोप्रिएटली लेके चलते हैं, सही जी, ताकि पॉइंट्स में भी आपके आंसर सही हैं। ये हिसाब किताब हो चुका होगा आपका लास्ट ईयर तक। तो अब मैं ये कह सकता हूं ओपनिंग DGI मेरे पास कितनी मौजूद है? ओपनिंग DGI मेरे पास इतनी मौजूद है। सही है जी, आफ्टर ट्रांसफर। तो यहाँ पे साइड में लिख भी लेते हैं कि मैंने ऑल टुगेदर 100 में से मेरे बच्चों 5.56 माइनस किया है, ये अमाउंट आ गई, 5.56 माइनस किया। ये आपके सामने की बात है, चलें जी आगे। अब हमने कहा करंट ईयर में क्या कारस्तानी हुई कि करंट ईयर में तो कोई एंट्री नहीं बनी है। तो सर करंट ईयर में कोई एंट्री नहीं बनी है तो बना लें। आपने कहा कि सर पहले तो ये एंट्री बनाया भाई,
31 दिसंबर 2023 पे डेप्रिसिएशन तो बुक होगा ना, इन एनी केस बुक होगा मेरे बच्चों, इन एनी केस बुक होगा। आपने कहा कि भाई अगर डेप्रिसिएशन बुक होगा तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 15 से। सर 15 से भाई 15 ईयर्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीधा सीधा आ गया। अच्छा अब मैंने ऑल टुगेदर क्योंकि कोई एंट्री नहीं बनाई है तो टू कीप इट वेरी इजी मैं क्या करूंगा 31 दिसंबर 2023 है, ये भी 23 है, मैं साल के आखिर तक कर रहा हूँ बेसिकली। यानी मैं ये भी कर सकता था पहले डीजीआई बुक करूँ फिर रिवर्स करूँ, मैं ऑल टुगेदर बुक ही नहीं करता। प्रोपोर्शनेटली मुझे क्या करनी है, पे करने वापस, ऐसा ही है ना। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, प्रोपोर्शनेटली का मतलब यह है मेरे बच्चों कि जो हो गया वो हो गया। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है कि जो हो गया, वो मेरी इनकम का पार्ट बन चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे हाफ पे करना है, कुछ पे करना है, मैं कह रहा हूं भाई जितना टाइम गुजर चुका है वो हो चुका, सही ना। अदरवाइज तो फिर वो पूरा चार्ट बनाते हैं ना हम कि भाई इतने पैसे होते तो कितना आज तक होता, तो रिवर्सल करके वो अमाउंट आती। अब मैं सिंपल ये कहूंगा कि भाई मेरे पास जो डेफर्ड ग्रांट इनकम पड़ी हुई है, सही है जी, उसको मैं डेफर्ड में रहने दूंगा, मैं इनकम नहीं बुक करूंगा। यानी ये वाली एंट्री, नो एंट्री फॉर रिकॉग्निशन इन इनकम, सही जी। हमने क्या कहा सर, नो एंट्री फॉर रिकॉग्निशन इन इनकम, कोई एंट्री नहीं बनेगी, कोई जरूरत नहीं है आपको एंट्री बनाने की। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि भाई अब बकाया पैसे तो वापस होंगे, तो सर क्या मैं अभी इसको रिवर्स नहीं करूं? भाई ऑलरेडी डीजीआई पड़ी हुई है ना, आपने इनकम तो रिकॉर्ड ही नहीं की है। इनकम का रिवर्सल तो तब होता है जब आप भाई ये कहेंगे कि आपको प्रोपोर्शनेटली माइनस करने हैं और वो भी कुछ पैसे देने हैं, यानी हाफ ऑफ द ग्रांट माइनस हो जाएगी, तो फिर वो शेड्यूल बनता है। इसके अंदर प्रोपोर्शनेटली करना है तो आपको इसमें कुछ करने की नीड ही नहीं थी। बात क्लियर है? तो सर इसका इंपैक्ट हम एसेट और लायबिलिटीज पे देखेंगे पर बकाया एडजस्टमेंट्स करने के बाद। यानी सर हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाई, प्लांट को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। अगेन क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो जो इनकम हो गई वो हो गई, मुझे प्रोपोर्शनेटली माइनस करना है। बात क्लियर है? तो पता है इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय rupees 10 million and asset will reduce by rupees 10 million, that's it। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी टोटल लायबिलिटीज के अंदर ये जो डीजीआई है इसको रहने दें इसको। अच्छा सर अभी क्यों रहने दिया? गवर्नमेंट को जाके दे के नहीं आ रहे भाई, अभी तो आपको शक है ना, इसलिए आपने इनकम नहीं बुक की। गवर्नमेंट को जाके दे के नहीं आऊंगा, 3 साल बाद मांगेगा वो मुझसे पैसे। बात क्लियर? अभी तो ब्रीच नहीं किया, तीसरे साल के आखिर में आके आपको बोलेगा ना ला भाई पैसे दे मेरे, तुमने ड्रग्स नहीं बनाए। तो इसलिए मैंने डेफर्ड में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे इनकम बुक करनी ही नहीं चाहिए। बात क्लियर? ये फजूल होगा कि मैं आज जाके इसको पैसे देके आ जाऊं। हालात वाकयात आप तीसरे साल पे जाके देखिएगा, सही है जी। तो डीजीआई रखिएगा। खैर ये हो गई पहली एडजस्टमेंट, हमने कहा ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट नंबर 1। दूसरी पे आ जाए। In January 2023, government allotted a industrial plot to HL at a prime location subject to the condition that HL will establish a factory। HL क्या करेगा? फैक्ट्री को establish करेगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई in January 2023, अच्छा भाई ये हो गया, HL establish करेगा। HL constructed the factory building at a cost of rupees 80 million। HL ने फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है at a cost of rupees sir 80 million, which was available for use on October 1, 2023। अच्छा भाई अब वो कह रहा है कि भाई बिल्डिंग तो बना ली पर अक्टूबर 1, 2023 पे वो जो है अवेलेबल फॉर यूज हो गई थी। ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट ऑफ की फैक्ट्री एम्प्लॉइज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल कमेंस ऑन 15 मार्च। यानी वो कह रहा है कि भाई क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉइज नहीं थे तो मैंने फैक्ट्री को ऑपरेशनल नहीं किया, इसलिए वो फैक्ट्री बिल्डिंग तो बन चुकी है बट वो ऑपरेशनल नहीं है। अब आप देखिएगा क्या करना है आगे। द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो कह रहा है कि भाई जो लैंड आपको गवर्नमेंट ने दी है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में लिए, तो अकाउंटेंट भाई साहब ने इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई। While the factory building is still appearing in the capital work in progress as production activities will commence। यानी भाई हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने उसको अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखा हुआ है ताकि वो डेप्रिशिएट ना हो, क्योंकि वो रेडी
तो हो चुकी है, बट अकाउंटेंट का मानना यह है कि वो अगले साल ऑपरेशनल होगी तो डेप्रिसिएशन अगले साल से करूंगा, तो उसका कहना उस बेवकूफ का गलत है। डेप्रिसिएशन होता है अवेलेबल फॉर यूज होने से, अब चाहे आप उसको यूज करें या ना करें। अब वो तो आपका, अगर आपको एम्प्लॉय नहीं मिल रहा तो ये तो आपके ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज है ना, इससे डेप्रिसिएशन का क्या ताल्लुक है। तो इस चीज को अपने भेजे में बैठा, तो इसमें एक गलती तो ये है। अच्छा भाई, द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड एज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाइल द फैक्ट्री बिल्डिंग इज स्टिल अपीयरिंग इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल कमेंस। ये हमने बात कर ली। द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ HL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू। ऊपर प्लांट की बात है तो हमने प्लांट को अलग रखा था। ये बोल रहा है कि भाई लैंड और बिल्डिंग किस पे कैरी होती है, फेयर वैल्यू पे, वेयर एवर परमिटेड बाय IFRS। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड डीवी है जनवरी 1 पे, अक्टूबर पे और दिसंबर पे, सही है जी। और फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डीवी 31 दिसंबर 2023 पे 65 मिलियन की। तो सर आए देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, आए देखते हैं। हमने कहा कि सर एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए हमने कहा भाई सबसे पहले तो आपने सर जो नहीं किया वो कर लें। जनवरी 1 2023 पे एक एंट्री बननी चाहिए थी, लैंड डेबिट DGI क्रेडिट। सर क्योंकि अगर आपको लैंड यानी कैपिटल एसिड ही मिल गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो वो उस दिन की फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होता है। ये शर्त है आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की IAS 20 की। पर सर वो कभी भी डायरेक्टली इनकम में नहीं जाएगा, कभी भी डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जाएगा। देयर शुड बी सम सेकेंडरी कंडीशन एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग बन चुकी है, आपके सामने की बात है। चलिए जी, हमने कहा कि भाई लैंड और DGI आ गया, और कितने की लैंड हमें मिली है। सर वो लैंड की वैल्यू जो है जनवरी 1 पे 100 मिलियन थी, तो DGI शुड बी रिकॉर्डेड बाय फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, सही जी। तो ये तो पहले गलत बात थी कि लैंड ही रिकॉर्ड नहीं की थी, वरना जिस पे फैक्ट्री बनी हुई कि हवा में खड़ी हुई कोई तो वैल्यू होगी ना, तो वो फेयर वैल्यू उस दिन की जिस दिन आपको ग्रांट रिसीव हुई है। हमने कहा कि सर अब हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, ये ऑपरेशनल कब हुई है, अवेलेबल फॉर यूज। सर अक्टूबर 1 2023। अच्छा अब देखें ये फैक्ट्री बिल्डिंग जो है ना, ये फैक्ट्री बिल्डिंग, इसमें दो चीजें, ये तो रिकॉर्डेड थी ही नहीं, ये तो रिकॉर्डेड थी ही नहीं, ये बात तो पत्थर पे लकीर है, सही है। इंक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा इसकी वजह से, तो जरा ख्याल रखना है इस बात पे। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो जाएगा इस वजह से, ये बात यहां तक समझें। और जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो भाई बाखुदा ऊपर रिकॉर्ड हुई हुई है, वो ऊपर रिकॉर्ड हुई हुई है, सिर्फ CWIP में पड़ी हुई है, CWIP में पड़ी हुई है। तो मैंने कहा CWIP को खत्म किया और बिल्डिंग को डेबिट किया कितने से भाई, 80 मिलियन से। अच्छा यहां पे कहा मैंने इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि टोटलिटी पे बात हो रही है ना, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है एसेट्स पे। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया। अब मैं आ गया सर 31 दिसंबर 2023 पे, सही है जी। 31 दिसंबर 2023 पे मैंने कहा कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट ये होनी चाहिए थी, जो कि हुई भी नहीं है। अब हमने कहा कि भाई यहां पे हमारे पास ऑल टुगेदर स्टिल अपीयरिंग इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सही है जी, ओके। अब हमने कहा कि सर हम यहाँ पे इसकी लाइव डाल देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाली हुई है। हम इसकी लाइव डाल देते हैं जो कि हमने यहाँ पे नहीं डाली हुई है, सही है जी। इसकी लाइव डाल देते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 20 ईयर्स, सही है जी। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो हमने कहा कि भाई 20 साल जब इसकी लाइफ है, 20 साल जब इसकी लाइफ है, तो हमने इसको डिवाइड किया 20 से, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए, दैट इज 1 मिलियन। अच्छा फिर हमने कहा कि भाई अब तो आप DGI को डेबिट करें और ग्रांट इनकम को क्रेडिट करें, क्योंकि आपने पैटर्न को मैच करना होता है। तो आपने DGI को डिवाइड किया 20 से इंटू 3/12, तो ये आ गया 1.25।
एग्जैक्ट है, ओके। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इससे डिक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा और डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा, सही जी। इससे हमने डिक्रीज इन लायबिलिटी करना है और इंक्रीज इन प्रॉफिट करना है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता है चीजें तो आप ऊपर कभी भी उसके एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना पाएंगे। ये तो यहां तक की कहानी होगी मेरे बच्चों, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब फेयर वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन है क्योंकि वो लिख के दे रहा है ऊपर कि भाई यहां पर फेयर वैल्यू पे कैरी होता है। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड जो है मेरे पास यहां पर रिपोर्टिंग डेट पे 118 की है, 118 की है, तो मैंने कहा यहां पर 31 दिसंबर पे, सही जी, लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से भाई, हमने कहा 100 मिलियन पे हूं, 118 मिलियन पे जाना है, तो मैंने कहा कि भाई आपका 18 मिलियन का गेन आ गया। सर सरप्लस क्यों भाई, पीपी है, पीपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है। अब हमने कहा कि आ जाएं जी इधर, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ रही है भाई, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग आपकी आ रही है 80 पे, आपने कैपिटलाइज किया था, इतने से आपने डेप्रिशिएट किया था। आपने कहा फेयर वैल्यू, सवाल में जाके देखा मैंने, सवाल में जाके देखा मैंने तो 65 मिलियन की आ रही है। अच्छा भाई, तो आपने यहाँ से यहाँ तक का फेयर वैल्यू लॉस बुक कर लेना पीएनएल में, बिकॉज यू डोंट हैव एनी सरप्लस। तो आपने कहा फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से भाई, 14 मिलियन से। ये आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, सही है जी, डिक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन एसेट। ये इंक्रीज इन एसेट और नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट क्योंकि डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये प्योर रिपोर्टिंग का सवाल है जिसपे आपको देखना है कि क्या क्या चल रहा है। खैर, अगले पड़ाव पे आते हैं हम। अब वो कह रहा है कि एचएल अ कंपनी परचेज 3 स्टोरी बिल्डिंग ऑन जनवरी 1, 2023, यानी साल के शुरू की बात है। 60 मिलियन की 3 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब अगर एक फ्लोर की कीमत अब इक्वली लगाएं तो 20 मिलियन बनती है। द बिल्डिंग हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. Immediately after the purchase, HL created its administration office on the first floor. यानी पहले पे खुद समा गया वो, यानी 20 मिलियन तो पीपी में डाल दो। Since HL had excess space, decided to rent out the second floor with a monthly rental of 600,000 receivable annually in arrears. This rental agreement was deemed effective from April 1, 2023. HL also actively marketed the third floor and managed to sell it on July 1, 2023 for rupees 18 मिलियन। यानी 3 फ्लोर्स हैं जिसमें से एक आपकी, जो ऑब्वियसली अगर मैं बात कहूं कि भाई आपने उसको एक्टिवली मार्केट किया था बेचने के लिए, आपने उसको एक्टिवली मार्केट किया था क्या करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो आपकी सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि भाई इन्वेंट्री है, क्योंकि 3 फ्लोर है, आपने उसको शुरू से इन्वेंट्री की मद में रखा था कि आप उसको बेचेंगे। तो खैर आपने ये कहा कि भाई वो तो बिक चुका है। एचएल फॉलो पॉलिसी करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखने की। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3 मिलियन एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर में उसकी वैल्यू 3 मिलियन से ग्रो हुई है। तो अब अगर मैंने कहा कि भाई एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाए सर, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाए अगर, तो हमने कहा कि भाई एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आप सबसे पहले, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं बनी ना, तो जनवरी 1, 2023 पे आ जाएं। तो आपने कहा कि भाई बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ये अब तक अकाउंट फॉर नहीं हुआ, कितनी है भाई, 60 मिलियन। अच्छा, आपने कहा इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स ऑन ओवरऑल बेसिस, सही है जी। अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई इस बिल्डिंग के 2 हिस्से हैं, तीनों हिस्से कर लो ना एक साथ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री। अच्छा, 60 ये हो गया, सही है जी। 60 में से आपने कहा कि भाई 20, 20 और 20, ये हो गया इसका सम।
तो हमने कहा इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, तो नो इम्पैक्ट अब तक, क्योंकि रिसोर्सेज पे कोई फर्क नहीं आया ना, एक जेब से गया दूसरे एसेट्स आ गए। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई अब आप आ जाएं दिसंबर 31 से पहले लाइन से चलें, डेट से चलें। आपने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस करा दिया आपने, डिसाइडेड टू रेंट इट आउट द सेकंड फ्लोर विद अ मंथली रेंटल, और जाहिर सी बात है जब तक वो रेंट पे देने की नीयत भी थी, जब तक रेंट पे देने की नीयत भी थी तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और आपने शॉर्ट टर्म सेल के लिए रखा हुआ है तो वो फिर आपकी इन्वेंट्री है। अच्छा भाई, आपने कहा मंथली रेंटल ये आएगा, और अगर रेंटल डीम इफेक्टिव यानी अप्रैल 1 से, तो अगर मैं कहूँ कि आप आ जाएं 31 दिसंबर 2023 पे, हम उस पर भी आते हैं बकाया चीज़ों पे। तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करें और बिल्डिंग को क्रेडिट कर दें 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12/12, 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12/12, क्योंकि साल के शुरू से ही मौजूद है। ये हो गया डिक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन एसेट, इसको पूरा लिख लेते हैं भाई, सही है जी। अच्छा, फिर आपने जो रेंटल अरेंजमेंट किया है मेरे बच्चों, आपने वो रेंटल अरेंजमेंट में रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, क्योंकि एरियर में तो 6 लाख डिवाइडेड बाय आपने कहा 12, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का आप अक्रूवल बुक करेंगे, 9 महीने का आप अक्रूवल बुक करेंगे। तो आपने कहा कि भाई 0.6 मिलियन डिवाइड बाय 12 इंटू 9/12, तो ये आपने अक्रूवल बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 6 लाख रुपए में से, अगर मैं सिंपल हिसाब किताब करूं तो आपने कहा 6 लाख रुपए में से अगर ये 12 महीनों का है तो मुझे 9 महीने यहां पे भाई क्यों अलग आ रहा है, 6 लाख रुपए डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये सही है, अच्छा हुआ देख लिया। छः लाख रुपये साल का है, डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये 9 महीने का आपने अक्रूवल बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम है बट आपको रिसीव होगी बाद में। तो आपने कहा इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन इनकम यानी प्रॉफिट, ये भी कहानी हो गई। अच्छा, अब देखें सर, क्योंकि आपकी पॉलिसी है कि आप बिल्डिंग को भी फेयर वैल्यू पे रखते हैं, तो आपकी बिल्डिंग क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपकी बिल्डिंग अगर 20 मिलियन पे थी पीपी वाली बिल्डिंग, तो अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कर लूँ सर कितने से, 3 4 12 से, तो 4 क्वार्टर्स में वो 12 मिलियन, इसको प्लस कर लेते हैं सीधा, सही है जी। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से तो 12 आ गया, 12 में प्लस कर लूँ 20 तो मेरे पास आ गई फेयर वैल्यू 32 की, सही है जी। अच्छा, 32 मिलियन की फेयर वैल्यू है मेरे पास, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर बिल्डिंग पीपी को डेबिट करूँगा और रीवैल्यूएशन, अच्छा पहले तो कैरिंग अमाउंट निकालनी है, ये भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। हाँ जी, हमारे पास जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद ये डेप्रिसिएशन है, कैरिंग अमाउंट ये रही, फेयर वैल्यू ये रही। तो आपने ऑल टुगेदर, क्योंकि कॉस्ट के कंपैरिजन में फेयर वैल्यू आपको लेके चलनी है ना, तो आपने कहा कि भाई आपने इतने का रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करना है, सही है जी। ये आपके पास कॉस्ट है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये कॉस्ट है, ये इंक्रीज है। तो इनिशियल फेयर वैल्यू समझो ये थी 20 और इंक्रीज इतने का है, तो आपके पास फेयर वैल्यू ये आ गई। हिसाब किताब सीधा होना चाहिए। अच्छा, हमने कहा ये हो गया इंक्रीज इन पीपी,
और ये इंक्रीज इन इक्विटी है, तो इसका भी ऊपर वाले सवाल पे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंट्री हो गई। अब सर इन्वेंट्री को बेचेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिसाब किताब कर लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन अगेन वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास ये 32 है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 32 और 20 का आएगा। तो जैसे यहाँ पे 14 क्यों था भाई, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट था ना, डेप्रिसिएट होके पे कैरिंग अमाउंट कम हो गई थी। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिसिएट तो नहीं होती, वो तो डेप्रिशिएट नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको अलग रखा। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन प्रॉफिट है, सही है जी। अच्छा, और जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची है वो देख लें कब बेची है। वो कह रहा है कि भाई आपने मैनेज टू सेल किया है जुलाई 1 पे, यानी उसकी वैल्यू अगर इन्वेंट्री तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर होती है ना, तो आपने कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट किया होगा, सही है जी। कितने से? आपने कहा 20 मिलियन की आपकी जो बेसिक वैल्यू थी वो ये थी, और आपने कहा 3 मिलियन से इंक्रीज हो रही है, तो 2 क्वार्टर्स है ना, हाँ जी 2 क्वार्टर्स है ना, तो ये 26 पे बेची होगी आपने, ऐसा ही है क्योंकि 2 क्वार्टर्स हैं आपके पास। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कि आपने एक और एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। उसकी डेट आप वही वाली कर लीजिएगा, पीछे वाली, सही जी, कर ही लेते हैं। जुलाई 1 2023, जुलाई 1 2023, ये 20। तो आपके पास ऑल टुगेदर इंक्रीज इन एसेट, सही है जी, और इन दोनों का नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स और इसका। बात क्लियर है? तो सर ये हो गया हमारा हिसाब किताब सारी एंट्रीज का। अब आप क्या करें, टोटल एसेट्स लिखें पहले, टोटल एसेट्स। अच्छा भाई, गिवन कितने मेरे बच्चों? गिवन है 14,500, सही है जी। मैं यहाँ पे 14,500 लिख रहा हूँ, फिर एक साथ आप लोगों के लिए वहाँ पे कर लूँगा, प्लीज़ खाली आप फोकस होकर देखिएगा। 14,500 ये आ गया। अच्छा भाई, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक ये जो 2022 है इसमें गलती नहीं करना, 2022 की अकाउंटिंग हो चुकी थी, आपको पंचायत नहीं करनी थी, आपने यहाँ से शुरू करना था। आपने कहा कि भाई इससे तो मेरा पीपी 10 से कम हो जाएगा, आपके सामने मैंने ये कर लिया। प्रॉफिट की प्रॉफिट पे देखेंगे, मैंने कहा चलें ये हो गया, और देखें मैंने कहा ये हो जाएगा इंक्रीज इन एसेट, ये इंक्रीज इन एसेट, ये डिक्रीज इन एसेट, और इसके अलावा नहीं है, सही जी। आपके सामने देखें, खाली लिखा हुआ है, मुझे प्लस माइनस करना है। मैंने कहा ये हो गया मेरे पास इंक्रीज इन एसेट, सही जी, और ये आपने कहा डिक्रीज इन एसेट। अच्छा सर, इसके बाद मैंने कहा अगर इस पूरी एंट्री को मैं नहीं भी लूँ तो जितने से इंक्रीज है उतने से डिक्रीज भी है। पर चलें, अगर मैं आपको ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, सही है जी, फिर आपने कहा ये माइनस, फिर आपने कहा ये इंक्रीज, क्योंकि टोटल एसेट्स हैं, हर रंगो नस्ल का एसेट है। फिर आपने कहा ये इंक्रीज, फिर आपने कहा ये इंक्रीज, फिर आपने कहा कि सर मेरे पास इतने से मेरा कैश आ गया और इतने से मेरी इन्वेंट्री चली गई। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू आपकी आ रही है 14703.45। आप आराम से एक एक करके जॉट डाउन कीजिएगा, वो आ जाएगा। तो ये नंबर आपको चाहिए था जिसके नंबर हैं, सही, जिसके मार्क्स हैं। मैंने कहा सर टोटल लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, टोटल लायबिलिटीज़ आपकी जो हैं वो आ रही हैं कितनी? 7,500 की, 7,500 की। अच्छा, मैंने कहा 7,500 की अगर लायबिलिटी आ रही है आपकी, तो मैंने कहा कि सर इस पूरी एंट्री के अंदर, पहली एंट्री के अंदर आपको लायबिलिटी नहीं दिखती। आपने कहा सर DGI यहाँ पे ऐड कर लें, बिल्कुल ऐड कर लें। दूसरी वाली में आपको नहीं दिखता, ऐसा ही है, दूसरी वाली में आपको नहीं दिखता। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपने कहा कि सर ये आ गया DGI, और आपने कहा कि सर लायबिलिटी इसमें एक इंक्रीज हुई, इतने से डिक्रीज हुई।
फिर आपने कहा सर इन दोनों एंट्रीज में आपको नहीं दिखता, इस पूरी एंट्री में आपको लायबिलिटी नहीं दिखती, नहीं दिखती, सीधा सीधा हिसाब किताब है, ये रहा, सही है। अच्छा अब मैं एसिड के केस में ये देख लूँ, हमने शायद यहाँ पे ये चीज़ मिस की है कि जब ये एसिड इंक्रीज हुआ है तो CWIP डिक्रीज भी हुआ था, तो ये भी आप 80 हटा दें क्योंकि एक एसिड इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज हुआ था, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नलिफाई हो गया था, तो ये सही अमाउंट है, ये सही अमाउंट है, सही है जी। अब आ जाएं प्रॉफिट। हाँ जी मेरे बच्चों, प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 790 और 790 के साथ हम देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से शुरू हुआ था तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, सही है जी। हमने कहा इस डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है और इस ग्रांट इनकम की वजह से इंक्रीज हो रहा है, इस 14 की वजह से कम हो रहा है, सही है। और हमारे पास इसकी वजह से कम हो रहा है, इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, और बिल्डिंग जो हमारे पास है इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, और ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास। यूं भी कर सकते हैं, सेल को प्लस करें, COGS को माइनस करें, सेल को प्लस करें, COGS को माइनस करें। तो सर ये रहा आपका ऑल टुगेदर हिसाब किताब, ये है रिवाइज बैलेंसेस। तो आई होप आप इस सवाल से कुछ सीखे होंगे, ऐसे मल्टीपल सवाल कराऊंगा। जज़ाकल्लाह।